Assalamu alaikum ji. Myself Umair is here to discuss about what is public administration और इस लेक्चर को बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते या इंटरनेट पैकेजेस महंगे होने की वजह से इकोनॉमिकल बैरियर्स की वजह से एक्सेस नहीं कर सकते, अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक मेरी तरफ से एक छोटी सी काविश है और मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो मुझे आसानी दी है मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ और नेक नीयत के साथ लोगों को फ़ायदा दूँ। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ इसकी वैलिडिटी। अक्सर लोग पूछेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे पता है। तो मैंने जब अटैम्प्ट किया था CSS तो मेरे 76 मार्क्स आए थे और उसके बाद भी एक अटैम्प्ट दी, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं इतना अच्छा करवा सकता हूँ कि लोग पास हो सकेंगे। बाकी रेस्ट जो है वो लक पे डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो शॉर्टली मैं टाइम बचाते हुए फ़ौरन टॉपिक पे आना चाहता हूँ। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है और इसको अगर हम 3 वर्ड्स में डिवाइड करें तो बनता है, एड से मतलब बनता है टू, मिनिस्टर का मतलब होता है सर्व करना और पब्लिक का मतलब होता है सिटीज़न। तो इसका शॉर्ट मतलब क्या बना, सिंपल मतलब क्या बना, टू सर्व सिटीज़न और पब्लिक, ठीक है। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है उसकी सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू सर्व पीपल। मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि लोगों को सर्व किया जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम और लैंग्वेज में इसको समझें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप पब्लिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट किस तरह कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑपरेटिव ह्यूमन एंडीवर टू अचीव गिवन गोल्स। बहुत सारे लोग एक ग्रुप मिलकर ह्यूमंस का जब कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए कोऑपरेशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं मैनेजमेंट। और अगर ये मैनेजमेंट लोगों के राइट्स और वेलफेयर के लिए की जाए तो उसे हम कह देते हैं पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। अक्सर लोग इसको बिजनेस मैनेजमेंट और पब्लिक मैनेजमेंट को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो स्कोप है वो डिफरेंट है। बिजनेस का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है, पब्लिक का जो स्कोप होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के फार्मूलाज या जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में भी, लेकिन स्कोप डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम अज्यूम करें कि ये सब्जेक्ट एक मैनेजमेंट का है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। उसको एक राइटर है उसने डिस्कस किया है, पोस्ट कोर के नाम से एक एक्रोनिम बनाया, POSDCORB, ठीक है। पी का मतलब क्या है, प्लानिंग करना। आप जब शुरू में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो प्लान करते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे हमें कितने लोग चाहिए होंगे, ठीक है। बहुत सारे आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं। व्हाट टू डू को मतलब होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, व्हाट टू डू, सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना, सिस्टमेटिक वे में करना ताकि कोई ख़राबी पैदा ना हो। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। जब आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं तो आपको स्टाफ चाहिए होता है, कोई भी काम को डिलीवर करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप HR को हायर करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हो ताकि आपका काम हो जाए। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि लोग तो आपने ले लिए, ठीक है, लेकिन लोगों को आपने एक डायरेक्शन देनी है कि हमें ये काम करना है और लोगों को गाइडेंस देनी है। बग़ैर गाइडेंस के लोग आपका गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब जो लोग हैं उनको डायरेक्शन मिल गई, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करें, उनको चाहिए कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप वो गोल अच्छे तरह से एफिशिएंट वे में
नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग का, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होती है कि आपने जो वर्किंग कर ली उसको रिपोर्ट किया, या आप फीडबैक देते हैं, या आप एनालिसिस करते हैं, रिस्क एनालिसिस की रिपोर्ट्स बनती हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मार्केट फील्ड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको आप रिपोर्ट करके आप एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है बजटिंग। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को रन करने के लिए आपको बजट चाहिए होता है, ठीक है। तो बजट के बगैर तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो POSDCORB, ये जो एक्रोनिम है, पोस्ट का कॉर्ब, ये मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन किया जाता है। और जब हम इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इन सब को एक तरह से इकट्ठा करते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि हम पब्लिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। यही फार्मूला आप बिज़नेस मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में, तो हमारा फोकस कहाँ होगा, इस एक्रोनिम को हम यूज़ करेंगे पब्लिक के डोमेन में। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ये जो सब्जेक्ट है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब मैनेजमेंट या पब्लिक मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हुई। अगर दुनिया बनती है, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, तो ये बात कहाँ से शुरू होती है कि मैनेजमेंट शुरू हो रही है। कहाँ ये लोगों को फ़ील हुआ कि हमें मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, वरना हम नहीं काम कर सकेंगे। तो उसकी नंबर 1 एग्जांपल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसे आप जो है सिंध, जो आपका रिवर है, उसके अक्रॉस अलॉन्ग जितनी भी सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, पुरानी जो सिविलाइजेशन, इसे इंडियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन थी ये प्लान्ड सिटी थे, और ये प्लान्ड सिटी बग़ैर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं हो सकते। तो आप हड़प्पा से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके स्ट्रक्चर से कि लोगों ने मैनेजमेंट की थी, जिसकी वजह से वो सिटीज़ बनाने में कामयाब हुए। नंबर 2 एग्जांपल आप लेंगे होली रोमन एम्पायर, जिसके अंदर आप देखते हो कि होली रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर रह चुकी है, और उनकी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत। आपने सुना होगा, ग्रीस के अंदर भी सुना होगा, आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, मूवीज़ भी देखी होंगी, जिसमें सेनेटर्स होते थे ग्रीस के अंदर। तो यूरोप जो है उसका जो पुराना, जो एक कदीम जो यूरोप है, एंशिएंट यूरोप जो है, उसके अंदर पब्लिक मैनेजमेंट रही है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल हम दे सकते हैं वो है इस्लामिक सिविलाइजेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत के बाद, और उन्होंने जब मदीना शरीफ में इस्लामिक रियासत कायम की, तो उनके अहद में और उसके बाद सहाबा ने जो कैरी किया एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का काफ़ी नाम आता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, होली रोमन एम्पायर की जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और मेसोपोटामिया भी कहते हैं अक्सर इसको, जो इराक, ईरान के इर्द गिर्द जो फॉरेस्ट जो पुराना था, इस एरिया को आप कहते थे, इराक और शाम को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो वो लोग भी बग़ैर प्लानिंग के नहीं रहते थे, ठीक है, जिसमें ग्रीस भी आता है, और जो आपका यूरोप और जो आपका मिडल ईस्ट का अपर पार्ट है, ठीक है। और आखिरी जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन है। तो ये 3-4 आप एग्जांपल दे सकते हैं जो कि ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन से हैं, जिसमें पब्लिक मैनेजमेंट का आपको एक व्यू नज़र आता है। उसके बाद एक बात होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज आ डिसिप्लिन कब समझा गया। हमने एज आ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया है। देखिए, ये बात शुरू होती है एज आ डिसिप्लिन की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, और उसके बाद जो दुनिया की इकोनॉमी है कोलैप्स हो जाती है, और डिवेस्टेशन हो जाती है यूरोप के अंदर। और इसके साथ साथ 1929-30 के अंदर डिप्रेशन आता है, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाता है यूरोप का और यूएसए का, ठीक है। यहाँ पे फील हुआ गवर्नमेंट्स को कि हमें इंटरफेयर करना है इकोनॉमी को रन करने के लिए, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी देनी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का, स्टेट या गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया, और रोल ऑफ गवर्नमेंट चेंज होने से ये फील होना शुरू हुआ कि लोगों को गवर्नमेंट ने राइट्स देने हैं और वेलफेयर करनी है, क्योंकि जो जंग थी उसने डिवास्टेशन कर दी थी इस तरह से कि लोगों की जॉब्स चले गई थी, डेमोग्राफी चेंजेस हो गई थी, और इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पेक्ट आया था वो ख़त्म हो रहा था
इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ डिसिप्लिन देखा गया। उसके बाद आप बात कर लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी इम्पैक्ट्स आपको पता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मरे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कोलैप्स हुआ, ठीक है, और तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि एज अ डिसिप्लिन जो है पब्लिक एड वो शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ऑन गोइंग हम अब देख रहे हैं कि इसका रोल बढ़ता जा रहा है। अब हम उन रीजंस को डिफाइन कर लेते हैं जिसने इसको एज अ सब्जेक्ट हेल्प की चूज़ करने में, हमें समझने में कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे? नंबर वन था कंसेप्ट, हमें ये पता होना चाहिए था कि जो वेलफेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है पहली और दूसरी, तो लोगों को जॉब्स नहीं हैं मिल रही, लोग जो हैं वो पुअर हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वो लोगों को जॉब्स दे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फूड दे, शेल्टर दे। तब क्या हुआ, इस तरह के रोल को आप कहते हो वेलफेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो यूरोप के अंदर आप देखते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और इकोनॉमीज को रन किया, ठीक है। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक्सपेंडिंग वेलफेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट होने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट देखा जाने लगा। नंबर टू जो रीज़न है वो है प्राइवेट सेक्टर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर जब से मार्केट में आया और उन्होंने कैपिटलिस्ट जो माइंडसेट है या जो प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेट बिजनेसमैन है, ठीक है, उनका जो माइंडसेट है बिजनेस करने का, वो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्हें ये फील हुआ लोगों को कि यार ये जो प्राइवेट बिजनेस होता है ये बहुत एफिशिएंट होता है और जो पब्लिक बिजनेस होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ डिबेट्स हैं कि क्यों नहीं है, पब्लिक प्राइवेट में क्या फ़र्क है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी मुख्तसर सी बात यह है कि एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर आने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक चैप्टर ओपन हुआ है कि जब पब्लिक वेलफेयर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंट वे में प्राइवेट सेक्टर की कारकर्दगी देखते हुए, ठीक है। तो इसने काफ़ी हेल्प की है प्राइवेट सेक्टर के एमर्जेंस ने इस सब्जेक्ट को ग्रो करवाने में। उसके बाद नंबर थर्ड, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि हमने पब्लिक वेलफेयर करनी है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर करने के लिए आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसे आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। और मिस्टर टेलर थे एक, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वर्किंग की थी कि कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, दुनिया ग्रो करती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है और डिजिटल एरा शुरू हो चुका है। अब टेक्नोलॉजी के आने से वे ऑफ गवर्नमेंट रन करना, अफेयर्स को, वर्ल्ड अफेयर्स को रन करना, ट्रेड अफेयर्स को रन करना डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले ई कॉमर्स नहीं होती थी, इंटरनेट के इमर्जेंस के बाद, एडवेंट के बाद ई कॉमर्स आई, उसके बाद आपकी डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गई, डिजिटल ई कॉमर्स का सब्जेक्ट आया। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के वेज़ हैं वो भी डिफरेंट होने लग गए। अब हम बात करते हैं ना जब ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की एक पीक है। ई गवर्नेंस तब आप कर सकते हो जब आपके पास डिजिटल सिस्टम होंगे ताकि आप गवर्नेंस के अफेयर्स को रन कर सकें। डिजिटल पाकिस्तान जो पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट में एक इनिशिएटिव लिया गया है, इस चीज़ की एग्जांपल है। तो इस तरह के इमरजेंस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बदलने से, इम्प्रूवमेंट होने से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस आई हैं और उसको फ़ायदा दिया है। उसके बाद जो पब्लिक अफेयर्स हैं उसकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया, इस सब्जेक्ट को। तो ये वो रीज़न्स हैं जो इसको एज अ सब्जेक्ट जो है ना वो तहरीक देती हैं कि ये वाकई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं रिवाइज कर देता हूँ। वेलफेयर सोसाइटी का रोल बढ़ने से गवर्नमेंट के, ठीक है। नंबर टू आपका जो है प्राइवेट सेक्टर के इमरजेंस होने से, रेगुलेटरी रोल ऑफ गवर्नमेंट होने से, इंक्रीज एफिशिएंसी होने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ये 6 फैक्टर्स हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ये रीजंस बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको इसी के राउंड अबाउट इसमें आप चीज़ें डिस्कस करेंगे इनको बेहतर करने के लिए, इन चीज़ों को अवेल करने के लिए। नाउ
अब मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को क्या कहूँ, वो ये हो जाएगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द यूज़ ऑफ मैनेजेरियल, ठीक है, नंबर 2 पॉलिटिकल, नंबर 3 लीगल। इन तीन जो फील्ड्स हैं इनकी थ्योरीज को आप इकट्ठा कर दें। किस चीज़ को अचीव करने के लिए, क्या अचीव करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? नंबर 1 गोल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्या गवर्नमेंट चाहती है अचीव करना। नंबर 2 हम बात करें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 2 है वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी अब, कि मैनेजेरियल, पॉलिटिकल एंड लीगल थ्योरीज को इस्तेमाल करते हुए आप अगर गोल्स ऑफ गवर्नमेंट और वेलफेयर ऑफ पब्लिक को अचीव कर सकते हैं तो हम इसे कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशनशिप क्या होता है। एक बेसिक सा सवाल है कि गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशनशिप कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, क्या चीज़ डिफ़ाइन करती है, कैसे हम इस रिलेशनशिप को देखेंगे। तो गौर कीजिएगा, एक तरफ है गवर्नमेंट जिसको आप स्टेट भी कहते हैं, एक तरफ है सिटीज़न, पब्लिक है, ठीक है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से बिल्ड होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ये डायरेक्ट नहीं लिंक करते, गवर्नमेंट सिटीज़न आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं करते, एक मिडल वे है जो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसके थ्रू सिटीज़न गवर्नमेंट को जो है अपना मैसेज पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए अप्लाई करेगी सिटीज़न पे। कैसे? गवर्नमेंट जो है, अब इसको हम देखते हैं, गवर्नमेंट इनका रिलेशनशिप क्या है। गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस को बनाती है, मेक करती है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो है सिटीज़न्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, उसको रन करते हैं, ठीक है। आपने बिजली का बिल जमा करवाना है, आपको सर्विस चाहिए कोई टेलीफोन की, आपको डिफेंस चाहिए, आपको फिनांस चाहिए, आपने लोगों को जॉब्स देनी है, तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिटीज़न को फ़ायदा देंगी, वर्ल्ड पब्लिक अफेयर्स को। जो सिटीज़न्स हैं वो गवर्नमेंट को अपना मैसेज पहुंचाएंगे। क्या? हमें अपने वोट के ज़रिए वो एक गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट बनेगी, उनको वोट के ज़रिए वो अपना मैसेज देंगे कि हमें क्या चाहिए। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाकर इंस्टीट्यूशंस को वो फॉरवर्ड कर देगी और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिटीज़न्स पे वो पॉलिसी अप्लाई कर देंगे और ये सर्कल चलता रहेगा। तो जो गवर्नमेंट और सिटीज़न्स हैं इनका जो रिलेशनशिप है उसमें इंस्टीट्यूशंस कलीदी किरदार, पिवटल जो है रोल प्ले करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कौन से बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जिसको हमने समझना है। तो बड़े जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो एक है लेजिस्लेटर, ठीक है। नंबर 2 है जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के स्टेट के इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े, ठीक है। अच्छा, ये करते क्या हैं एक्चुअली, अगर आप गौर करो तो जो लॉज होते हैं ना, लॉज ये इसी के साथ लिंक करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं एक्चुअली ये लॉज के साथ मेन इनका जो रिलेशनशिप है वो लॉज के साथ। कैसे? जो लेजिस्लेटर होता है ये लॉज को बनाते हैं। लेजिस्लेशन कौन सी है? नेशनल असेंबली, ठीक है, आपकी सेनेट, ये लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये लॉज को बनाते हैं। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है कि अगर ये कानून है तो इसकी पॉजिटिव क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, इससे नुकसान क्या हो सकता है और एक्चुअल लॉ है क्या, ठीक है। नंबर 3 जो है एग्जीक्यूटिव, जो आखिर में आता है, ये इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, लेजिस्लेशन ने पॉलिसी बना दी, ठीक है, और नेशनल असेंबली से वो बिल पास होकर सेनेट में चले गया जो कि पाकिस्तान के रेफरेंस में होता है। नंबर 2 स्टेप क्या हुआ, जुडिशरी के पास वो लॉ गया, लॉ उसने उसकी तशरीह की, इंटरप्रेट किया, कोई उसमें कदगन तो नहीं है, अगर है तो वो वापस भिजवा देगी समरी
और कहेगी इसको आप करेक्ट कर दीजिए। जैसा कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के केस में हुआ था, उन्होंने उस केस को वापस भेजा असम्बली में कि आप इसको करेक्ट करके वापस भिजवा दीजिए, ठीक है। जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट कर लिया लॉ को। नंबर थर्ड क्या था, एग्जीक्यूटिव ने अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। फ़र्ज़ किया अब एक लॉ बनाया है कि इतने % टैक्स लेगी गवर्नमेंट, तो जुडिशरी ये देखेगी कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बाइंड हो रहा है, लिंक करता है, कोई उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगी एग्जीक्यूटिव अपने जो डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए। एक्साइज एंड जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा टर्म्स की। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैं हर लेक्चर के आखिर में एक दो शेयर किया करूँगा ताकि आपको आगे वाले लेक्चर्स में आसानी हो जाए, ठीक है। और ये कंसेप्ट्स को हमें क्लियर करना है ताकि हमें ये सब्जेक्ट अच्छी तरह आ जाए। नंबर 1, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोस और क्रेट्स, ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब है पब्लिक, पीपल, और क्रेटस का मतलब है, क्रेट्स का मतलब है अथॉरिटी, ठीक है। तो लोगों की जो अथॉरिटी होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा, लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा नुमाइंदा हमारे लिए क्या करेगा, पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक की जहाँ पर गवर्नमेंट होगी उसे हम कहेंगे ये डेमोक्रेसी है। नंबर 2, स्टेट क्या होती है, जिसमें लोग हों जो इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए दुनिया गवर्नमेंट को रन करें और एक टेरिटरी के अंदर रहें। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक जगह, एक टेरिटरी जिसके अंदर लोग इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अफेयर्स को रन करें, अपने अफेयर्स को रन करें, तो हम उसे कहेंगे ये स्टेट है, ठीक है। अगली क्या किस्म है, गवर्नमेंट किसे कहते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम होगा, रूल्स होंगे। मतलब गवर्नमेंट जो है एक स्टेट के अंदर सेट ऑफ रूल्स, फार्मूलाज, पॉलिसीज़ को बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और एक प्रोसेस को रन करती है ताकि लोगों की वेलफेयर का काम किया जा सके, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है। अपने फीडबैक से मुझे बताइएगा, हम अगर इसमें कुछ बेहतरी कर सकते हैं तो आई ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। अच्छे फीडबैक हों, क्रिटिकली एनालिसिस करें, आप कोई अच्छा फीडबैक दें, क्रिटिकली पॉजिटिवली आप अगर क्रिटिक्स करते हैं तो ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। उसमें मेरा भी फ़ायदा है और आप लोगों का भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आपको ये सब्जेक्ट आसान करके समझाया जाए और ये सब्जेक्ट आपको याद हो जाए बजाय रट्टे लगाने के, ठीक है। कंसेप्ट्स को पकड़िएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, मुझे बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।